नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और मिसलेनियस के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गए हैं एग्जाम में और कई बार पूछे जाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन जो होता है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। कितने के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है और दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका से एज इट इज नहीं लिया गया है, उससे हमने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें सीखा है और उसको भारतीय संविधान में इंक्लूड किया है, नकल या कॉपी नहीं की है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, याद करने की ट्रिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, दक्षिण अफ्रीका आप जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्रिकेट के एबी डिविलियर्स, जो 360 डिग्री खिलाड़ी हैं। तो 360 डिग्री से आपको याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 368, ठीक है, किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है और दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन तो आपने पढ़ लिया कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, लेकिन जो बार बार रिपीट होते हैं ये दोस्तों याद रखना, 7 लाइन नहीं लिखी है, 7 सवाल लिखे हुए हैं। ठीक है, पूछता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो रूस, जिसे सोवियत संघ कहते हैं, उस देश से लिए गए हैं। संसद की बात जब भी होगी, संसदीय शासन व्यवस्था, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संघात्मक व्यवस्था, देखिए संसद की बात होगी तो ब्रिटेन, लेकिन संघ की बात होगी तो कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है और आपातकाल जो लगते हैं, आपात के उपबंध हैं, वो जर्मनी से लिए गए हैं। सारे फैक्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको क्या करना है, याद करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। 52वां संविधान संशोधन 1985 किस विषय से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 जो है दोस्तों किस विषय से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दल बदल से संबंधित है। किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। एक्चुअल में क्या हो रहा था दोस्तों, 1985 के पहले जो पार्टी चुनाव जीतती थी, ठीक है, उसी के पक्ष में लोग क्या कर लेते थे, दल बदल देते थे। तो इसको रोकने के लिए उस समय 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया और दल बदलने के कुछ नियम बनाए गए। ठीक है, इसी से संबंधित है दल बदल का नियम। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको एक्चुअल में ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान में आपको पता होगा कि टोटल कितनी अनुसूची हैं? टोटल अनुसूची हैं वर्तमान में 12। प्रारंभ में जब मूल संविधान बना था तब उस समय इसमें 8 अनुसूची हुआ करती थी। 4 अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं अलग अलग संविधान संशोधन से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 8 जो है पहले की वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 8 के बाद 9, 10, 11, 12, ठीक है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये 4 अनुसूची जो बाद में जोड़ी गई हैं, इनसे तमाम सवाल एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए ये 4 लाइन लिखी है, लेकिन इन 4 लाइन से कम 40 क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। ठीक है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? प्रथम संविधान संशोधन से संबंधित है, 1985 में होता है और ये भूमि सुधार विषय इसका था। ठीक है, 10वीं अनुसूची में क्या वर्णन है? 52वां संविधान संशोधन के तहत जुड़ी गई है, 1985 में दल बदल से संबंधित है। ये आपकी 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ ये और पंचायती राज से संबंधित है और 29 विषय पंचायती राज में हैं। ठीक है, वहीं 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई 1992-93 में और ये नगर प्रशासन से संबंधित है और इसमें टोटल 18 विषय हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया?
आपको पता है दोस्तों कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पर है? संविधान के भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है, ठीक है। प्रारंभ में जब संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, और वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। क्यों? क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था दोस्तों, इसको हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट 1976, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं रहना है। 44वां संविधान संशोधन था और 1978 था, ठीक है। 44 का 4 ले लो, 1978 का 8 ले लो, 4 दूनी 8 हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा ताकि एग्जाम हॉल में आप कन्फ्यूजन ना हो। अभी तो आप याद कर लोगे, ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 का में, कितने में? अनुच्छेद 300 का में इसको ट्रांसफर करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार ना हटा के इसे विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? अब देखिए दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए भाग 3 में क्या है? आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और भाग 4 का में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल कितनी है? 11 है वर्तमान में, प्रारंभ में कितनी थी? 10 थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? तो याद रखना, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब कोई फिक्स नहीं होता। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी का कार्यकाल हो सकता है। अब ये महान्यायवादी कौन होता है? तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। और ये अपना त्यागपत्र देना चाहेगा तो राष्ट्रपति को ही देगा। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सबसे बड़ा राज्य है, जो देखिए दोस्तों, ये राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपसे कभी पूछ ले कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो सबसे छोटा ये साउथ बटन है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों, वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, ठीक है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। काजीरंगा और एक मानस, ये 2 विशेष राष्ट्रीय उद्यान हैं जो असम राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मैंने बता दिया, हेमिस नेशनल पार्क। और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए दोस्तों, सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांबर झील, ये राजस्थान में है, ठीक है। सबसे मीठे पानी की झील है ये बुलर झील, ठीक, जम्मू कश्मीर में है। और चिल्का झील जो है दोस्तों, याद रखना, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, चिल्का झील, ठीक, ये याद रखना है। देखिए, सबसे अधिक खारा पानी अलग होता है और सबसे अधिक खारे पानी की झील अधिक होती है, ठीक है। जहाँ चिल्का झील में ये मतलब मात्रा के हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन सांभर झील का जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा खारा है, ठीक है। और हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, केलोरी झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है कोलेरू झील? कोलेरू झील जो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए, पहले आपने पढ़ा होगा जोग या करसोप्पा, लेकिन अभी हाल ही में चेंज हो गया भाई, कुंचिकल जो हो गया है, ठीक है। ये बराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? बराही नदी पर स्थित है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है भाई साहब? कर्नाटक राज्य में स्थित है बराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो चुका है, ठीक है। 400 मीटर से भी ज़्यादा इसकी हाइट हो चुकी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है भाई साहब? ये स्थित है आपके, केंद्रीय चावल की बात हो रही है तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना वो नागपुर में स्थित होगा। अगर आपसे पूछ ले कि रेशम वाला कहाँ पर है, तो मैसूर में होगा। और अगर आपसे पूछ ले तंबाकू वाला कहाँ है, तो राजमुंदरी में होगा। कटक में कौन सा हो गया? चावल का। नागपुर में कौन सा हो गया? कपास का। मैसूर में कौन सा हो गया? रेशम का। और राजमुंदरी में तंबाकू का। इसलिए ऑप्शन नंबर
ए इसका सही होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थित है, और कटक किस राज्य में स्थित है कमेंट करके आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं भाई साहब, ये गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। अच्छा चलिए कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा की खोज किसने की थी और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है 1843 में। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलन मेरो। कौन थे? लॉर्ड एलन मेरो। और इन्हीं के समय में दोस्तों याद रखना, भारत में क्या होती है, संडे की छुट्टी की शुरुआत होती है, लॉर्ड एलन मेरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध जी के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा फास्ट अब इसलिए चल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है दोस्तों, इन्हें कहा जाता था लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य व माता कौन थी? माया देवी थी। ठीक है, हालांकि इनकी माता का नाम जो देहांत हो जाता है वो हो जाता है तुरंत, और इनका जो लालन पालन करता है एक सौतेली माँ रहती है प्रजापति गौतमी, वो करती हैं। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है ये राहुल सिद्धार्थ में। ठीक है, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त किस भगवान का उपासक था? तो समुद्रगुप्त याद रखना दोस्तों किस समुद्रगुप्त विष्णु जी का उपासक था। ठीक है, वैष्णव धर्म का उपासक था ये। ठीक है, चलिए देखिए, समुद्रगुप्त विष्णु जी का उपासक था। ये जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी रहता है। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कविराज कहा जाता है। इसका जो दरबारी कवि था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके दरबारी कवि कौन था? हरिशेर था। ठीक है, और समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी होता है वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। और इसी के समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान कहाँ आता है? भारत आता है। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था पूछे तो श्रीगुप्त था। देखिए, श्रीगुप्त संस्थापक था, उसके बाद कौन होता है? ये चंद्रगुप्त प्रथम आता है। ठीक है, और इसके बाद नहीं, इसके बाद गुप्त वंश के बाद श्रीगुप्त होता है सबसे बड़ा संस्थापक। उसके बाद घटोत्कच आता है। घटोत्कच के बाद जो सबसे बड़ा शासक होता है, ठीक है, वो होता है कौन? आपका चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, नील दर्पण पुस्तक है दीनबंधु मित्र, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। चारों किताब इंपॉर्टेंट है, रट डालना। ठीक, कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। आज 14 नवंबर ये है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। बाल दिवस मनाया जाता है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, कंटेंट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद, जय